हेलो, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ की, या फिर यूँ कहें कि कुछ और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं परसीवरेंस की, फिर पैट्रियोटिज्म की, टेम्परेंस की। इसके बाद हम देखेंगे कि सिविल सर्विस एक्टिविज़म क्या होता है, फिर ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसीवरेंस। तो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और चाहे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस वैल्यू का जिक्र आपको बार बार सुनाई देता है। चाहे आप मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई भी टॉपर स्टॉक हो, उसके अंदर परजीवरेंस का जिक्र हमेशा होता है। बिकॉज जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है। बिकॉज पूरा एक साल लग जाता है जो फाइनल लिस्ट आती है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर ही पूरा का पूरा एक साल लग जाता है, जो कि अपने आप में किसी और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता कि पूरा एक साल लग रहा है टू गेट फाइनल लिस्ट। तो इस वजह से, और उसके बाद भी जो आपका सक्सेस रेशियो होता है वो 0.1% से लेके 0.2 या फिर 0.25%, इतना ही सक्सेस रेशियो होता है इतने लंबे प्रोसीजर के बाद। तो इस वजह से जो परजीवरेंस वैल्यू है उसका इम्पॉर्टेंस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अपने आप में बढ़ जाता है। तो इतनी बार जब इस वैल्यू के बारे में बात होती है, तो आज इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो परजीवरेंस होता है कंसिस्टेंट अटेम्प्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड डिस्पाइट हैविंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी, हर्डल्स आने के बाद भी, रुकावटें आने के बाद भी अगर आप अपने एम को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे होते हो, तो उसी को परजीवरेंस कहा जाता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत यूनिक है वो ये है कि एट द एंड ऑफ डे ये ट्रायम्फ कर लेता है फेलियर और फटीग को, यानी कि आपकी हार भी जीत में बदल जाती है। और जो आपका फटीग होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसके दौरान जो आप फटीग महसूस करते हो, ये उसको कोप करने में भी मदद करता है। सो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो इसके साथ रिलेटेड है, वो है बिलीफ। बिलीफ की बात होती है तो किसका बिलीफ? ये होता है सेल्फ बिलीफ, यानी कि अगर सेल्फ बिलीफ है तो ही परजीवरेंस है। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ ही नहीं है तो परजीवरेंस जर्मिनेट हो ही नहीं सकती। तो सेल्फ बिलीफ अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये परजीवरेंस को जर्मिनेट करता है। और परजीवरेंस आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मस्ट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है। अब पैट्रियोटिज्म की जब भी बात होती है तो अक्सर क्या होता है कि टीवी चैनल्स पे पॉपुलैरिटी करने के लिए टीवी चैनल्स की, या फिर कोई भी ऐसा टीवी चैनल या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो, न्यूज़ चैनल, जिस पे ऐसी ऐसी डिबेट्स चलती हों जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसको किसी और तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है जस्ट फॉर टीआरपी बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैट्रियोटिज्म होता क्या है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पैट्रियोटिज्म के नाम पे लोगों को बहकाया जाता है और वो वोट के बजाय फिर उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर फिर वोट दे नहीं रही होते, यानी कि वोट डाल रहे होते हैं। मतलब उनसे मैनिपुलेट होकर, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रियोटिज्म, वो देशभक्ति को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट कर देते हैं और फिर उस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं पैट्रियोटिज्म से रिलेट करवा करके, और इस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए वो इस तरीके से पैट्रियोटिज्म को प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैट्रियोटिज्म होता क्या है। तो ये होता है लव फॉर वंस कंट्री टू सपोर्ट एंड डिफेंड द कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए लगाव या फिर प्यार, और ज़रूरत पड़ने पर उसको सपोर्ट करना, उसको डिफेंड करना, उसको पैट्रियोटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये कहो कि यू आर बेटर दैन अदर्स। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इंडिया इज़ द बेस्ट या फिर आपकी कंट्री बेस्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओनली इंडिया इज़ द बेस्ट। जब आप ये कहोगे कि ओनली इंडिया इज़ द बेस्ट, तब ये बात पैट्रियोटिज्म की नहीं रह जाती। उस कंडीशन में आप पैट्रियोटिज्म से भटककर शोविनिज्म पर आ जाते हो। शोविनिज्म क्या होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रेस या फिर किसी एक पूरी की पूरी नेशन को सुपीरियर समझने लग जाओ। सुपीरियर कीवर्ड है, सुपीरियर समझने लग जाओ औरों से, तो उसको फिर पैट्रियोटिज्म नहीं कहा जाता, उसको फिर शोविनिज्म कहा जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है नाजिज्म। वो क्या था? वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि जो आर्यन रेस है वो सुपीरियर है और इतने ही लोग हैं वो आर्यन हैं जो जर्मनी के आसपास या फिर और इधर उधर रीजन्स में बचे हुए हैं। तो उसी के बेसिस पे था नाजिज्म। अब इसी के साथ अगर आप कॉलोनियलिज्म की बात समझो, उसके अंदर जो एक पॉलिसी थी
जिसको हम कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करना या फिर मैनर्स एटिकेट सिखाना या फिर स्लेवरी को प्रमोट करना, तो ये सब क्या था, ये सब शोविनिज्म था। यानी कि अपने आप को सुपीरियर समझते थे वो लोग, तो उसी को शोविनिज्म कहा जाता है। अब इसके साथ एक चीज़ और रिलेट है, एक वर्ड और रिलेट होता है, जिंगोइज्म। अब जिंगोइज्म क्या होता है? जिंगोइज्म होता है कि जब अपने देश की गलती होते हुए भी अपने देश को आप सपोर्ट कर रहे होते हो, ये जानते हुए भी कि कुछ गलत किया है, बट आप इसलिए सपोर्ट कर रहे होते हो बिकॉज वो आपका अपना देश है, तो उस सिचुएशन को फिर जिंगोइज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बूचा किलिंग्स की बात हुई थी, अब बूचा में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे बाय रशियन आर्मी, जो पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उसकी बात होती थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो या फिर और भी कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो। लेकिन अगर उस सिचुएशन में भी अगर आप रशिया के अंदर जाके लोगों से पूछो, अगर रशियंस उसको डिफेंड करें कि नहीं सही हुआ है, ह्यूमन राइट वायलेशन भी सही था, या इस तरीके से अगर उस बात को कहें, बिकॉज रशिया जो है वो उनका कंट्री है, तो उस सिचुएशन में उसको फिर पैट्रियोटिज्म नहीं जिंगोइज्म नाम दिया जाएगा, जिंगोइज्म। तो पैट्रियोटिज्म की जो बात होती है वो बात होती है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, ना कि ओनली इंडिया इज़ द बेस्ट। ये कंटेक्स्ट नहीं आता ओनली वाला पैट्रियोटिज्म के अंदर, और ना ही ये आता है कि मेरा है तो इसलिए सही है, चाहे गलत भी कर रहा हो, तो वो फिर जिंगोइज्म हो जाएगा। तो उनसे अलग ना तो शोविज्म पैट्रियोटिज्म है, ना जिंगोइज्म पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म जो अभी हमने बात की सिर्फ इतना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेम्परेंस की। टेम्परेंस इज़ नथिंग बट सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हाउ मच टू इनटेक एंड हाउ मच टू ले ऑफ। ये वैल्यू होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के अंदर, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिविल सर्विस एक्टिविज़म की। तो सिविल सर्विस एक्टिविज़म जो होता है वो होता है कि व्हेन सिविल सर्वेंट्स कम इन फ्रंट लाइन बाय डिफाइंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू सेव, ऐसा क्यों करते हो, टू सेव लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है और फिर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को सिविल सर्वेंट्स डिफाई करते हैं, क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रेशर को डिफाई करते हैं, और कभी कभी तो विसल ब्लोइंग भी कर देते हैं। तो उस सिचुएशन को सिविल सर्विस एक्टिविज्म कहा जाएगा। तो इसके पीछे जो एटीट्यूड होता है सिविल सर्वेंट्स का वो ये होता है कि दे आर पब्लिक सर्वेंट फर्स्ट देन गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि पहले वो पब्लिक सर्वेंट है उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को वो हमेशा अपहोल्ड करते हैं। लेकिन इसको कभी कभी नेगेटिव रूप में भी देखा जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा जाता है, बट वो अगर इस तरीके से हम देखते हैं सिविल सर्विस एक्टिविज्म को, वो गलत है। बिकॉज जब हम बात करते हैं कि जब सिविल सर्वेंट्स अपनी पोस्ट का अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जब कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको हम शॉफिज़म कह सकते हैं, कि अपना प्राइवेट चैनल बनाया और वहाँ पे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, अपने काम को प्रमोट कर रहे हो। एजुकेशनल चैनल अलग बात होती है, वो बिल्कुल बना सकते हैं, आप पढ़ा सकते हो, टीच कर सकते हो, बट आप अपना ही चैनल बना के और अपने ही काम को प्रमोट करते हो, ये शो ऑफिज़म होता है एक तरीके से, सिविल सर्विस एक्टिविज़म में नहीं आता। सिविल सर्विस एक्टिविज़म जो होता है उसका हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन ही देखा जाना चाहिए, बिकॉज इसका जो मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमेशा ये होता है टू सेव लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल टू नहीं देखा जाता। जो ब्यूरोक्रेसी होती है या फिर ब्यूरोक्रेट होता है उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन की तरह देखा जाता है, और सिविल सर्वेंट जो होता है उसको एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के रूप में समझा जाता है। तो जब भी कोई बात करता है तो हमेशा सब यही कहते हैं सिविल सर्वेंट। जो ब्यूरोक्रेट टर्म होता है उसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, और हमेशा तभी यूज़ किया जाता है जब नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर या फिर सिविल सर्विसेज के अंदर। तो सिविल सर्विस जो होता है, अगर उसके अंदर इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर एम्पैथी, सेंसिटिविटी, कंपैशन इस तरीके की वैल्यूज़ को ऐड कर दो और नेगेटिव एस्पेक्ट जो इसके अंदर है उसको हटा दो, फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म, स्टेटस क्यू और इनसेंसिटिविटी, यानी कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन सब को ऐड कर दो और इन सब को घटा दो तो फिर वो सिविल सर्विसेज बन जाती है। तो यानी कि सिविल सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट होता है सिविल सर्विसेज के अंदर। सिविल सर्वेंट होना लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ना कि ब्यूरोक्रेट होना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है हमेशा बात करती है रेड टेपिज्म की, स्टेटस क्यू की, लॉज ऑर्डर्स की। जो सिविल सर्वेंट होता है वो बात करेगा कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट हो सके। लॉस का भले ही पालन किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर हल्का सा मॉड्यूलेशन करना पड़ जाता है टू हैव कंपैशन टुवर्ड्स पब्लिक, तो उस सिचुएशन में सिविल सर्वेंट उस चीज़ को कहा जाता है।
So this is the relation between civil service and bureaucracy.